अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जहाँ पर हमने अपना पहले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे छोड़ा था, अब उसी के आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम मुझे याद है जहाँ तक कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पब्लिक यूटिलिटीज सर्विसेज हमने डिस्कस करी थी और हमें थर्ड पे थे हम, जो मैंने आपको थर्ड जो थी वो बतानी है अब, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। तो अब हमारी ये वाली चलेगी। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा कवर करके बताता हूँ और अपनी आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। डेफिनेशंस की जहाँ तक बात आए तो मैं यहाँ पर आसान अपने साइड में एक डेफिनेशन लगा दूंगा जो आप पेपर में भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो जो हमारी तीसरी जो काइंड थी वो हमारी थी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। मतलब जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि नाम में ही काम छुपा हुआ होता है। तो क्रिएशन मीन्स किसी चीज़ को बनाना, और क्रेडिट मनी मतलब उधार के पैसों को हम बनाना। मतलब क्रेडिट मनी किस तरह बनता है, तो इसका पूरा प्रोसेस ये होता है कि एक कमर्शियल बैंक हमें एक ऐसी पॉलिसी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो हमें क्रेडिट मनी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये क्रेडिट मनी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में आपको ये समझा चुका हूँ कि क्रेडिट मनी क्या होता है। एक बार आपको फिर से रिपीट कराता हूँ। क्रेडिट मनी वो मनी होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चीज़ को ख़रीदने की इख्तियात नहीं रखता, कि मैं उसको परचेज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बैंक से उस चीज़ के लिए क्रेडिट ले लूँगा, मतलब क्रेडिट पे कुछ पैसे ले लूँगा। तो उसके आजकल के ज़माने में हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदनी चाह रहा हूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग कर सकता हूँ। उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे मगर मेरे बदले के पैसे बैंक देगा। बैंक मेरे पेमेंट कर देगा वहाँ पे, और मुझे कुछ टाइम पीरियड मिल जाएगा उन पैसों को जोड़ने के लिए, और फिर मुझे पेमेंट जो करनी होगी वो बैंक को करनी होगी। तो मतलब ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी की पूरा स्कीम ये है कि बैंक हमें एक ऐसी पॉलिसी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम उधार पे बैंक से पैसे ले सकते हैं। तो अगली काइंड पे हम बढ़ते हैं जो है हमारी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की जहाँ तक बात हुई आई है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात होने वाली है। इस चीज़ के अंदर हम टोटल बात करने वाले हैं शेयर्स, बाउंड्स वगैरह की। मतलब इसके अंदर जो बैंक्स हैं वो हमें अलॉट कर रहे होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, ये शेयर्स हो गए, तो ये और सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी पॉलिसीज़ जो होती हैं ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बॉन्ड्स जो होते हैं, प्राइस बॉन्ड्स, वो एक एज अ पॉलिसी होती है जिसकी ड्रॉ होती है हर मंथ जो, और वो प्राइस बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट रुपीज़ के होते हैं। मतलब 100 रुपीज़ वाले होते हैं, 750 वाले होते हैं, डिफरेंट प्राइजेस के होते हैं। उनकी ड्रॉ निकलती है हर मंथ में या फिर हर क्वार्टर के एंड के ऊपर। तो उसके अंदर आपके डिफरेंट प्राइजेस निकलते हैं, मतलब कुछ अमाउंट के प्राइजेस निकल जाते हैं अगर आपके लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है। तो बॉन्ड तो ये होते हैं। शेयर्स आप लोगों को पता ही होगा शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स आपको शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका शेयर बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। मतलब शेयर्स का आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल अगर आप बात की जाए तो हमारे पास तो काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं आजकल हमारे इस जदीद दौर के अंदर। तो अगर हम घर बैठे भी हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास अच्छी खासी वैरायटी आ जाती है। तो हमारे पास काफ़ी सारी, आप लोगों को पता है हमारे पास इस फ्यूचर के अंदर हमारे पास काफ़ी वैरायटी है ट्रेडिंग की। वरना पिछले ज़माने में क्या होता था, हमें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, वहाँ जाके हमें शेयर्स का ड्राफ्ट देखना पड़ता था कि किस शेयर की किस कंपनी का शेयर ज़्यादा ऊपर जा रहा है या किस कंपनी का शेयर अभी मिड पे आया कि हम परचेज कर सकें। तो मगर अब हमारे पास वास्ट वैरायटी अवेलेबल है कि मतलब हम घर बैठे काफ़ी ऐप्स के थ्रू हम अपनी मार्केट को वॉच ओवर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और घर बैठे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो शेयर्स की एक ये शेयर्स ये होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी। और सर्टिफिकेट्स की जहाँ तक बात की जाए तो सर्टिफिकेट्स भी एक ऐसी पॉलिसी है जो आम नॉर्मल पब्लिक को एक बेनिफिट्स के लिए ही निकाली गई है। उसका फ़ायदा ये होता है, ये मैंने अभी शायद अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, कि सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप अपने बैंक के अंदर जिस मिसाल के तौर पे किसी भी आप कमर्शियल बैंक में आपका अकाउंट है, तो अगर आप उसके अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, तो वो उस अमाउंट के ऊपर आपको कुछ परसेंट दे देते हैं। आपको वो कुछ कितना भी हो सकता है वो परसेंट, उस परसेंट पे वो आपको कुछ पैसे देते हैं जो हर मंथ आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स की एक छोटी सी मिसाल है। अगली चीज़ जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जो एक कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है वो है
एलसी। अब एलसी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये सिर्फ बैंक इशू करता है, और ये ज़्यादातर काम किन लोगों के आता है? ज़्यादातर जो इम्पोर्टर्स होते हैं और एक्सपोर्टर्स होते हैं, ये ज़्यादातर उनके काम आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इम्पोर्टर हूँ, अगर मैं बाहर से कोई चीज़ मंगा रहा हूँ और मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा बैंक के पास। बैंक के पास जाके मैं उनसे बोलूँगा कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करें, ताकि मैं बाहर से कुछ अमाउंट के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ कर सकूँ। और फिर मुझे बैंक जो है जहाँ पर मेरा अकाउंट होगा, वो मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे, और उसकी बिहाफ पे मैं बाहर से कोई भी चीज़ बल्क के अंदर परचेज कर सकता हूँ। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ और बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? बैंक को जो है, असल में मैं बैंक का जो हूँ वो कस्टमर हूँ। बैंक का काम है मुझे सर्विस देना, उसने मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया। अब मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल गया, अब मुझे बैंक को थोड़े पैसे ज़्यादा देना है। मतलब अब बैंक ने वो जो मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है, किसी मार्कअप की बुनियाद पे किया है। तो मतलब जब मुझे अब उसको पेमेंट वापस करनी है, तो मैं कुछ परसेंट उसको ऊपर से दूंगा। तो वो कुछ भी परसेंट हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नंबर 6 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास लॉकर सर्विस। अब आपने लॉकर सर्विस का तो आपने सुना ही होगा कि कोई ना कोई बैंक आपको लॉकर सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करता है। अब लॉकर सर्विस के अंदर क्या होता है कि आप अपना कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप समझते हैं कि वो कहीं चोरी ना हो जाए, या आपके पास वो सेफ़ नहीं है, तो आप उसको बैंक में रखवा सकते हैं। तो बैंक उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस लेता है, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको उसके पास रखवा सकते हैं। अब वो जो टाइम पीरियड होता है वो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए बैंक के पास रखवाना है, और वो उसी हिसाब से आपसे अमाउंट चार्ज करता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी लॉकर सर्विस की। अगली चीज़ जो हमारे पास है नंबर 7 पे, वो है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास होंगे क्रेडिट कार्ड्स, और आप लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता, मैं उनको ये समझा दूं कि क्रेडिट कार्ड्स आजकल हमारे पास प्लास्टिक मनी की सूरत में हमारे पास आता है। अब प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी मतलब वो एक कार्ड होता है आपके पास, आप कहीं पर भी जाकर कुछ टाइम पीरियड की बुनियाद पर शॉपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्रेडिट, तो पता है आपको क्रेडिट क्या होता है। तो आप कहीं पर भी जाएंगे और जाकर ईज़िली आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने कार्ड की मदद से। अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू करता है क्रेडिट कार्ड। अब आपने क्रेडिट कार्ड से आपका फ़ायदा क्या है? अब आप तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग क्यों करूँ अगर मेरे पास कैश है अवेलेबल। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी सूरतों में आपके पास अगर कैश ना हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, तो आप किसी से भी जाकर, किसी भी शॉप पर जाकर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, अगर वो आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है तो। और क्रेडिट कार्ड की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप 1.5 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं और आपके पास अकाउंट में 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो आपको दिमाग में ये आएगा कि भाई अगर मेरे पास अकाउंट में 1.5 लाख नहीं है तो मैं कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड पे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे आप 1.5 लाख की हो या 2 लाख की चीज़ हो, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं इतने, तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात की जाए कि आपको बैंक को पैसे वापस कब करने हैं। जब आप वो परचेज़ कर लेंगे वो चीज़, अब कुछ टाइम के बाद आपके पास बिल आ जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड का, जिसके अंदर आपको उस जो आपने परचेज़ किए हैं उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। तो ये फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड का कि आपको कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है और आप अपनी शॉपिंग ईजिली कर सकते हैं। तो अब अगली चीज़ जो है हमारे पास, वो है हमारे पास डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या है? ये क्रेडिट कार्ड का एक तरह से देखा जाए तो भाई है, क्योंकि डेबिट कार्ड के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, अगर मिसाल के तौर पे उसके अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई 2.5 लाख रुपए की, तो आप अगर डेबिट कार्ड लेके जाएंगे तो आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट कार्ड के अंदर पैसे जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से कटते हैं। ये भी बैंक आपको अलाउ करता है कि आप जो हैं अगर ओवर पेमेंट कर लेते हैं तो फिर आपको पेनल्टी लगती है ऊपर से। तो ये फ़र्क है इन दोनों कार्ड्स के अंदर कि क्रेडिट कार्ड के अंदर आप भले से आप अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तब भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, भले से आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं हैं। मगर डेबिट कार्ड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे काटता है। तो नंबर 9 पे जो अगली चीज़ हमारे पास है वो एटीएम है। अब एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटो टेलर मशीन। अब ये ऑटो टेलर मशीन आप लोगों ने हर जगह पे देखी होगी कि हर बैंक के बराबर में एक छोटा सा एक क्यूबिकल होता है जहाँ पर वो एटीएम मशीन लगी हुई होती है।
तो बैंक जो है वो आपको एक चेक बुक और एक डेबिट कार्ड अलॉट करता है, जिसकी मदद से आप किसी भी एटीएम मशीन के अंदर से आप पैसे निकलवा सकते हैं। अब डेबिट कार्ड आपके पास है, उसके लिए वही होना लाजमी नहीं है। डेबिट कार्ड का एक कोड होता है। अब वो कोड जो होता है वो स्पेशली हर बंदे का अलग अलग होता है, ताकि थोड़ी प्राइवेसी के लिए। तो जो बंदा अब अपना कार्ड मिसाल के तौर पे अगर एटीएम के अंदर डालता है, तो वो एटीएम मशीन जो है डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते ही आपसे पिन कोड मांगती है। अब वो जो पिन कोड होता है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है, और जिसका पिन कोड होगा वो जब पिन कोड करेक्ट डालेगा तभी मशीन उसको आगे एक्सेस करेगी। तो जो एटीएम मशीन का मेन काम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप डेबिट कार्ड से फिर शॉपिंग कैसे कर सकते हैं अगर डेबिट कार्ड जो है सिर्फ एटीएम मशीन में चलता है, तो देखिए, अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर शॉपिंग करने के लिए, तो उनके पास आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटी सी मशीन होती है जो पेमेंट रिसीव कर रही होती है, जिसके अंदर वो कार्ड लगाते हैं। उसके बाद आपको 4 डिजिट्स कोड डालना पड़ता है अपना। जो 4 डिजिट कोड होता है वो आपको डेबिट कार्ड के अंदर डालना पड़ता है। मगर जहाँ तक बात की जाए क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ स्वाइप करते ही हमारे अकाउंट वो हमारे पैसे कट जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर वैसे हमारे पैसे नहीं कटते, जो हमें क्रेडिट पे चीज़ मिल जाती है। तो ये दोनों का फ़र्क है। एटीएम मशीन जो है वो सिर्फ डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करती है, और वो जो एक 4 डिजिट कोड होता है वो आपको बैंक स्पेशली अलॉट करता है। तो बस ये थी हमारे पास ये नो काइंड्स। अब इसके आगे जो हमारे पास जितनी मेन चीज़ें थी वो हम समझ चुके हैं। बस अब लास्ट जो एक चीज़ है हमारे पास वो फंक्शंस ऑफ बैंक का एक छोटा सा ग्राफ है। दो फंक्शंस ऑफ बैंक तो वैसे मैं आपको पूरा समझा ही चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं ये एक बार ग्राफ भी यहाँ लगा दूंगा ताकि आप लोग देख सकें, सारी चीज़ें इसके अंदर से कवर कर लें। तो ये तो बेसिक सा ग्राफ है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ बैंक के अंदर 2 काइंड्स होती हैं। तो काइंड जो होती हैं वो एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। उसके बाद उसके अंदर दो सब काइंड्स भी होती हैं उसके अंदर। अब सब काइंड्स के अंदर हमारे पास एडवांसिंग लोन्स आ जाता है, उसके बाद रिसीविंग डिपॉजिट आ जाता है। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं और एजेंसी सर्विसेज आ जाती हैं। तो एजेंसी सर्विस की जहाँ तक बात की जाए हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है हमारे हिसाब के अंदर। हमें ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 सब काइंड्स हैं, हमें ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो हमने तीनों ही कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आज के लिए बस दीजिए मुझे इजाज़त। अगर फिर भी आपके इस चैप्टर में कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे ग्रुप पे पूछें या फिर आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।